दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि आपको पता है, हमने कुछ समय पहले भी एस्टेट और बीपीएससी की प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन बीच में बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से क्लासेस जो थी, फिर मैं जो पर डे क्लासेस लेती थी उनमें मैं व्यस्त हो गई। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ, आप चैनल पर जाओगे तो बिहार एस्टेट से प्रैक्टिस सेट आपको और भी मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत 1 या 2 महीने ही पुराने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है। क्लास अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से। तो क्वेश्चन 1 है हमारा यहाँ पर, हड्डियों में कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? ए है लौह तत्व, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम, डी है कैल्शियम। तो हड्डियों में जो कड़ापन होता है वो आप सभी जानते हो कैल्शियम के कारण होता है। जो कैल्शियम होता है आप जानते हो एक खनिज है कैल्शियम। और क्या है, खनिज तो है ही है। बात करेंगे हमारे शरीर में खनिज लवण की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। 24 में मुख्य कैल्शियम होता है जो 4% जो होता है। हमारी बॉडी है, अगर हम बात करें हमारी बॉडी कितने परसेंट कैल्शियम से खनिज की बनी हुई होती है, तो 4% बॉडी जो होती है हमारी खनिज लवण की बनी हुई होती है, और उसमें 2% अकेले क्या होता है, कैल्शियम होता है। आपको ये पता होगा इतना। अब बात आती है कि 4% ही अगर हमारी बॉडी में खनिज होता है तो 96% क्या होता है, तो 96% की जब भी बात हो तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, व जल होता है। उसमें भी अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी में सर्वाधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होता है। लेकिन हम जब खाते हैं तो आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये भी डिफरेंस याद रखिएगा। बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जल के बाद कहते हैं प्रोटीन का ही सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के अंतर्गत। लेकिन हम खाते हैं क्या चीज़, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनर्जी हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। 24 खनिज लवण होते हैं, 24 में 2% अकेले कैल्शियम का होता है, क्योंकि टोटल 4% ही कैल्शियम होता है। अब इसमें बचा 1% की अगर बात करें तो वो क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। अब बचा 1% में आपके बहुत तरीके के खनिज आ जाते हैं। लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, मैग्नीज है, बहुत सारे जो खनिज जितने भी बचते हैं वो सब 1% टोटल होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? आज के जो प्रश्न है बेसिक प्रश्न है, जैसे कि बिहार और स्टेट में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अवश्य देकर जाएंगे, जिससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो खट्टे रसदार फलों में विटामिन की बात कर रहे हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो हम कह सकते हैं क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन ए की कमी की हम बात करेंगे तो रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी की बात करें तो विटामिन एक ग्रुप है बी कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें बहुत तरीके के विटामिन आ जाते हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन भी है, और डी जो है रिकेट्स के लिए जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्लास में। और क्या होता है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। बॉडी में पाया जाता है तो फिर सूर्य की क्या आवश्यकता है, सूर्य की किरणें जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, अन्यथा ये एक्टिवेट नहीं होता, अपना काम नहीं करता है। विटामिन डी और फास्फोरस कैल्शियम के अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस फल में मिलता है? क्या केले में मिलता है, पपीते में मिलता है, सेब में मिलता है, या आंवले में मिलता है? तो हम बात करेंगे किसकी, पपीते में। पपीते में जो है विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि कैरोटीन रूप में मिलता है, ये बात तो सच है भैया, मिलता है कैरोटीन में है। लेकिन क्या है, कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है। ठीक है, क्या है, पूर्वगामी रूप है विटामिन ए का। तो जब ये पूर्वगामी रूप है, जब आप इसे खाते हो तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाकर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, विटामिन ए में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है? ए है रोग से, बी है धन से, सी है चिंता से, डी है भय से। तो जब व्यक्ति स्वस्थ है तो मस्त है, ठीक है ना।
तो बात हम करेंगे यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है, रोग से मुक्त रहता है। भाई स्वस्थ है तो रोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चिंता है, ये तो समस्याएं, भय है, धन है, तो उसके तो और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ है तो मतलब उसको कोई रोग नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए है विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन ई की कमी से। तो आपको इतना तो पता है, अस्थि रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। हम इसको सूखा रोग भी कह देते हैं, ठीक है, सूखा रोग भी कह देते हैं, रिकेट्स भी कह देते हैं, और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है जो कि महिलाओं में पाया जाता है ज़्यादातर। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो वृद्धों में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी अगर आप बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्यों, या फिर बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो टीचिंग रिलेटेड, खासतौर से होम साइंस रिलेटेड पीजीटी भी हो उसके लिए भी। तो मतलब ये प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट है, वहाँ बेसिक से ही आपसे चीज़ें पूछी गई हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन दे देना, इस तरीके की चीज़ें की गई हैं, वो भी बीपीएससी में की गई हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ओके। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की अगर बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारे कह सकते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको। ब्यूटी विटामिन के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ाने का काम विटामिन ई करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्कर्वी का रोग होता है, ए है विषाणु द्वारा, बी है जीवाणु द्वारा, सी है अमीबा द्वारा, डी है विटामिन सी की कमी से। तो हम सभी जानते हैं जो विटामिन सी है उसकी कमी से हमारा क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी की समस्या, जब स्कर्वी की समस्या होती है या विटामिन सी की कमी होती है तो जिंजीवाइटिस की प्रॉब्लम भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिंजीवाइटिस की प्रॉब्लम भी हो देखने को आपको मिलती है। कहाँ, दांतों में। मसूड़ों से क्या होगा, ब्लड आने लगेगा। ज़्यादा गंभीर कंडीशन हुई तो पायरिया का रोग हो जाएगा, ठीक है। मसूड़े सूज जाएंगे, ये सारी समस्या यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मसूड़े लाल पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ए है विटामिन सी, बी है ग्लूकोज, सी है प्रोटीन, डी है लवण। तो हम सभी जानते हैं जब हम ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज को जब हम लेते हैं तो क्या होता है, ये तुरंत एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती है, भाई कहाँ विश्राम करे, तो ये चला जाता है यकृत की तरफ। मांसपेशियों में भी, यकृत प्लस मांसपेशियों में ये क्या होता है, अपना स्थान बना लेता है। यकृत प्लस मांसपेशियों में ये अपना स्थान बना लेता है, मतलब यकृत प्लस मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जम जाता है। और जब हम किसी भी ऐसी कंडीशन हो जब लंबे समय तक हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तब यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें ऊर्जा देने का काम करने लगता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए है रतौंधी, बी है स्कर्वी, सी है बेरी, डी है त्वचा रोग। तो इसकी कमी से रोग क्या होता है, ये जानने से पहले आपको भी लग रहा होगा थोड़ा एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए, तो ज़रूर बताऊंगी मैं। तो डॉक्टर जो मैकालम थे, इन्होंने क्या किया था, विटामिन ए की खोज की थी, ठीक है। विटामिन ए की खोजकर्ता पूछे जाए कौन है तो डॉक्टर मैकालम है। ये सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन है, मतलब सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया तो वो विटामिन ए है, ठीक है। समय रहा था 1907 से 1912 के बीच का ये समय था जब विटामिन ए को खोजा गया था, ठीक है। क्या क्या समस्याएं होती हैं, आँखों की बहुत सारी समस्याएं। एक तो आपको रतौंधी जो सबसे पहले देखने को मिलती है, ठीक है, जो सबसे पहले देखने को मिलती है। कौन सी समस्या, रतौंधी वाली। और इसी से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉर्निया की झिल्ली सूख जाती है, ठीक है। कॉर्निया की झिल्ली इसमें क्या होती है, सूख जाती है, ओके। झिल्ली सूख जाती है, सीधे सीधे अगर आपको सही बात बताऊं तो झिल्ली जो होती है सूख जाती है, क्योंकि जो कॉर्निया होती है वो इफेक्टिव तो कई चीज़ों से होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, झिल्ली जो होती है बिल्कुल सूखने लगती है। सूखने की वजह से क्या होती है, सूजन आ जाती है उसमें। और क्या होता है, कैरोटीनीकरण होने के कारण आँखों की भीतरी भाग धुएंदार हो जाता है। धुआंधार मतलब
धुंधला दिखने लगना, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या होता है, बीटोट स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होता है भूरे रंग का आँख की कॉर्निया पे क्या होता है धब्बा बन जाता है, ठीक है, भूरे रंग का कैसा धब्बा बन जाता है। किस आकार का होता है, ये त्रिकोण आकार का धब्बा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी समस्या विटामिन ए की कमी से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। ए है गर्म करने पर, बी है ठंडा रखने पर, सी है उबालने पर, डी है पानी मिलाने पर। तो दूध का बैक्टीरिया रहित होता है जब इसको क्या करते हैं, उबालते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उबालने पर ये क्या होता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है। इसमें अगर प्रोटीन का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन इसमें कितना होता है, तो प्रोटीन जो होता है कितना होता है, इसमें 3 से 4% प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा 3 से 4% इसमें प्रोटीन होता है, जो कि मुख्य होता है। इसको क्या है, पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है, पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए दूध के बाद ऐसा कौन सा तत्व है जो पूर्ण आहार के अंतर्गत आता है, तो वो आपका हो जाएगा अंडा, ठीक है। दूध के बाद जो अंडा है वो पूर्ण आहार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, अगर दूध ना मिले तो आप अंडे को लगा सकते हो, क्योंकि इसके बाद यही एक ऐसा तत्व है जो पूर्ण आहार के रूप में माना गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। ए है कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है, विटामिन तथा खनिज। आप जानते हो इन्हें सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें रोगों से बचाने का ये काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है। ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है कैल्शियम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है, कैल्शियम होगा, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, हमारी दांतों को, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने का ये काम करता है। इसके साथ ही साथ ये रक्त का थक्का बनाने में भी ये सहायक है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए है विटामिन ए, बी है थायमिन, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो जो बेरी रोग होता है वो आप सभी जानते हो किसकी वजह से होता है, थायमिन की वजह से होता है, क्योंकि थायमिन जो है विटामिन B1 का क्या है, रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग कितने, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है बाल बेरी, दूसरा होता है शुष्क बेरी, लिख देती हूँ इसको मैं। एक होता है बाल बेरी, ठीक है, दूसरा होता है शुष्क बेरी, और तीसरा जो होता है बाल बेरी, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी जिसे बोलते हैं, आर्द्र बेरी, ठीक है। तो ये 3 तरीके का बेरी रोग माना जाता है। और इसमें क्या होता है, नाड़ी संस्थान का ह्रास होने लगता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़, और तो और इसकी कमी से क्या होता है, आत्महत्या का विचार भी व्यक्ति के मन में आने लगता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है, इतना क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम थायमीन के विषय में। जो थायमीन की खोज है ये कब हुई, 1855 में हुई। 1855 में कब मतलब थायमीन की खोज होती है, और तो इसकी मतलब जो खोज होती है वो 1855 में हुई, लेकिन इसको नाम बेरी कब मिला, बेरी नाम इसे कब मिला अगर बात की जाए तो वो 1911 में मिला। क्यों मिला, क्योंकि फंक ने इनको 1911 में बेरी नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि 1855 में खोज ऐसे हुई, जापान में क्या था, जहाज चलते थे जापान में, तो वहाँ जहाज में मुखिया होते हैं, तो उन्होंने अपने जो नाविक होते थे उनमें क्या देखा, कमी देखी किसी तत्व की, तो उन्होंने इन लोगों को साग सब्जियाँ वगैरह खाने को जब दी तो उसका पॉजिटिव प्रभाव हुआ। जब पॉजिटिव प्रभाव हुआ तो इस पर रिसर्च वगैरह की गई। तो जब रिसर्च की तो ये समझ में आया कि कोई एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से ये समस्याएं हो रही हैं, और उसको नाम दे दिया गया बेरी रोग, ठीक है। बेरी रोग नाम दे दिया किसने, फंक ने दिया, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसकी खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6 रोग के रोगी को कौन सा भोजन देना चाहिए। ए है मिर्च मसालेदार, बी है दूध, सी है उबला भोजन, डी है अंडा मांस आदि। तो जब 6 रोग की समस्या है तो उसको उबला भोजन देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 रोग में क्या होता है, शरीर के जो हमारे लंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं,
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी होती है, ठीक है, तो बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें सादा सिंपल भोजन लेना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, रोग की अवस्था में भोजन देना चाहिए ठोस, तरल, कोमल, सुपाच्य। तो कोई रोग है तो सबसे पहले ध्यान रखो सुपाच्य भोजन उसे देने की कोशिश करो। सुपाच्य भोजन मुलायम होता है, नरम होता है, खाने योग्य होता है, पचाने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, गुर्दे के रोगी को देना चाहिए दाल का पानी, जौ का पानी, आम का पन्ना या कच्चा केला। तो गुर्दे का जब कोई रोगी है तो उसे जौ का पानी दिया जाता है। दाल का पानी आप जानते हो जब पेट वेट खराब होता है तो दिया जाता है। और आम का पन्ना जब लू लगती है, इस समय गर्मी का मौसम है, तो आम का पन्ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रोगी की शरीर में निम्न की कमी नहीं होनी चाहिए। ए है भोजन की, बी है वसा की, सी है पानी की, डी है प्रोटीन की। क्योंकि वसा, भोजन और प्रोटीन तो एक बार को छोड़ दो, लेकिन पानी की कमी यदि हो गई तो डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहते हैं, वो समस्या हो जाएगी। और इस समय क्या है, सबसे बड़ी समस्या गर्मी के दिन है, तो इस समय तो वैसे तो 4-5 दिन तक व्यक्ति जी सकता है, लेकिन इस समय तो 2 दिन भी इंसान का जीना हमारे हिसाब से तो मुश्किल ही हो जाएगा पानी के अभाव में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोगी के शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर का 75% भाग जो है आपका पानी का माना जाता है। अब बताइए 75% में अगर पानी ही नहीं रहा तो इंसान कैसे रह पाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फटे दूध का पानी किसी रोगी को दिया जाता है। ए है मियादी बुखार में, बी है तपेदिक में, सी है रक्त में, डी है लू लगने पर। तो जब फटे दूध के पानी की बात होती है तो फटे दूध का पानी सबसे ज़्यादा फायदा करता है टाइफाइड में, मियादी बुखार में, ठीक है। जो पनीर बनाते हैं उसका पानी बचे तो टाइफाइड में दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। ए है उच्च प्रोटीन युक्त, बी है उच्च रेशे युक्त, सी है नरम तथा तरल आहार, डी है उबली दाल। तो अतिसार के रोगी को अगर आहार देना है तो कैसा देना है, नरम तथा तरल आहार यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। जब डायबिटीज़ की समस्या होती है तो हम उच्च प्रोटीन युक्त आहार दे सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है तो उच्च रेशे युक्त आहार हम दे सकते हैं, ठीक है। और उबली दाल वगैरह तो मतलब नॉर्मल कोई विशेष समस्या है तब दो, नहीं तो नॉर्मल दाल वगैरह हम लोग खाते ही उबाल कर फ्राई करके। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से होता है बेरी मधुमेह, तपेदिक, एनीमिया। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से क्या होता है, डायबिटीज़ होती है, मधुमेह होती है। जब शरीर में हमारे क्या होती है, शर्करा का स्तर बढ़ता है और ग्लूकोज शरीर में नहीं काम कर पाता तो क्या होता है, डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और जो ग्लूकोज है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया की समस्या हो जाती है, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना उसकी समस्या होती है, पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। इस समय पसीने की वजह से उंगली चिपक रही है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बार बार जो है बोल ही रही हूँ सारी चीज़ें। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए एवं डी। मैं उंगली को सरका रही हूँ तो चिपक रही है उंगली, तो उंगली पे थोड़ा मतलब अजीब सा फील होता है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। बी ऑप्शन है विटामिन बी एवं सी, सी है विटामिन ए एवं के, डी है इनमें से सभी। तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करते हैं कौन से हैं, तो बी और सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप और सी जो है जल में घुलनशील माना जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कोशिश कर रही हूँ मैं लिख लूँ, ठीक है, हालांकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। विटामिन ए का मैंने बता दिया कि विटामिन के का नाम फेलिक्विनोन है, और विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन बी में बहुत सारे राइबोफ्लोविन आ जाता है। विटामिन B1 का वेरी है। विटामिन बी टी हम बात करें अगर विटामिन B2 का तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा, और B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन हो जाएगा। तो बहुत सारे इसमें ग्रुप हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कब्ज का प्रकार नहीं है। ए है मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज, निरंतर मलबद्धता या सामाजिक कब्ज। तो जब भी कब्ज के प्रकार की बात करेंगे तो मरोड़ वाला कब्ज होता है जिसमें पेट में दर्द होता है बार बार, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी मतलब जो स्टूल होता है वो भी पास नहीं होता और पेट में दर्द होता है। मनोवैज्ञानिक कब्ज का मतलब है कि कोई समस्या है, किसी टेंशन में हो तब हो जाती है। निरंतर मलबद्धता मतलब जो होता है कि जो आपका मोशन का जो होता है ना, हर सभी लोग क्या सुबह के टाइम जाते हैं, एक रूटीन होता है, तो उस तरीके से निरंतर जो होता है नहीं हो पाता है, इस तरीके की समस्या रहती है और ये नॉर्मल लोगों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, तीव्र ज्वर किस रोग में नहीं होता। ए है क्षय रोग में, बी है जुकाम में, सी है टाइफाइड में, डी है उपर्युक्त सभी में। तो क्षय रोग है, टाइफाइड है, इसमें कभी कभी 104-5 तक बुखार पहुंच जाता है, लेकिन जुकाम में क्या है, तेज फीवर नहीं आता, ठीक है, नॉर्मल लगता है शरीर में, टेम्परेचर ऐसा लगता है कि फीवर है, फील होता है लेकिन होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ए है स्वादिष्ट भोजन देना, बी है संतुलित भोजन देना, सी है पोषण की कमी को दूर करना, डी है सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो यहाँ पर सारे उद्देश्य सिवाय एक को छोड़कर वो है ए ऑप्शन। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है और हम उसका क्या करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं उसको डाइट जो है ऐसी दी जाए जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो और उससे क्या उसकी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी दूर हो जाए, और सामान्य पोषण को इस तरीके से दिया जाता है कि उसको सारे के सारे न्यूट्रिशन मिल जाएं। संतुलित आहार में जो भी न्यूट्रिशन आते हैं, प्रोटीन है, वसा है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, या फिर उस व्यक्ति को उसकी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग जो आहार बताया गया है वो मिल जाए। लेकिन स्वादिष्ट भोजन देना कभी भी रोग की अवस्था में हमारा उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्यूब द्वारा रोगी को भोजन कराया जाता है। ए है सामान्य अवस्था में, बी है बुखार की अवस्था में, सी है जब रोगी मुंह द्वारा भोजन लेने में असमर्थ हो, या डी है उपर्युक्त सभी। तो ट्यूब द्वारा जब भी रोगी को भोजन कराया जाता है तब मतलब क्या देखा जाता है, वह रोगी मुंह द्वारा भोजन लेने में अगर असमर्थ हो तो क्या होता है, उसे ट्यूब द्वारा भोजन कराया जाता है। देखो कोई भी व्यक्ति है तो मतलब भोजन देने की दो विधियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है सामान्य विधि होती है, आहार ग्रहण करने की दो विधियां होती हैं, उनमें एक तो सामान्य विधि है जब आप आराम से मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत है कोई भी और आप मुंह चला सकते हो, खा सकते हो, जैसे बुखार वगैरह है तो हम सामान्य रूप से खाना खा सकते हैं, अगर नॉर्मल फीवर वगैरह है तो मुंह द्वारा दिया जाता है। दूसरा प्रकार होता है कृत्रिम विधि से भोजन देना। अब कृत्रिम विधि में कौन कौन सी हो सकती है, एक नली द्वारा भोजन देना हो सकता है, ठीक है, नली द्वारा भोजन देना। दूसरा अंतःशिरीय द्वारा, अंतःशिरीय पोषण होता है, कहाँ पे, इधर लिख दे रही हूँ, अंतःशिरीय पोषण होता है, ठीक है, अंतःशिरीय पोषण, सीरिय ये रा है, सीरिय पोषण होता है। तो दो तरीके से यहाँ पर कृत्रिम विधि से जो होता है मतलब पोषण दिया जाता है। तो जो नली द्वारा आपको पोषण दिया जाता है मतलब किसी विशेष कंडीशन में नली द्वारा दिया जाता है, तो जब रोगी मुंह द्वारा आहार नहीं ले पाता है तो उसे नली, जिसे कि इसमें ट्यूब लिखा हुआ है, तो ट्यूब द्वारा भोजन उसको दिया जाता है। यहाँ पर इतना होता है। और क्या होता है इसमें, वही आप उद्देश्य रहते हैं कि पोषण आसानी से मिल सके व्यक्ति को, तरल पदार्थ रोगी के शरीर में जा सके और वह मतलब नॉर्मल जो न्यूट्रिशन है उसे प्राप्त हो सके, यहाँ पर ये उद्देश्य रहता है। इसी प्रकार अंतःशिरीय पोषण होता है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है तब दिया जाता है। इसमें क्या है, निर्जलीकरण को रोकना, क्योंकि कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होती है तो उस समय क्या है, बस उसका निर्जलीकरण रुका रहे, बीमारी जो है उससे बस बचाव रहे उसको, और उसको बस ज़रूरत भर का न्यूट्रिशन मिलता रहे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी ना हो, ठीक है, ये। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अल्कोहल है, एमिनो एसिड है, इमल्सिफाइड कुछ वसाएं होती हैं, कुछ जीवन सत्व जैसे विटामिन्स होते हैं, वो इसमें इसके द्वारा मतलब पहुंचाए जाते हैं। बस इन अंतःशिरीय में ये चीज़ होती है। तो दोनों मतलब कहीं ना कहीं जब कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तब यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मधुमेह रोग में रक्त में मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की, शर्करा की, ग्लाइकोजन की या डाइसैकेराइड की। तो मधुमेह रोग में आप जानते हो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ग्लूकोज जो है सही से ग्लूकोज में शर्करा कन्वर्ट नहीं हो पाती और जो ग्लूकोज होता है वो शरीर में उपयोग नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। ग्लाइकोजन आप जानते हो जो यकृत और मांसपेशियों में ग्लूकोज स्टोर होता है उसको कहते हैं। और डाइसैकेराइड क्या है, आप जानते हो जो
कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो सेकंड वाला रूप है वो है, एक होता है मोनो, दूसरा डाई, तीसरा होता है पॉली। तो ये जो मीडियम कंडीशन होती है वो वाला है डाइसैकेराइड। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास हमें बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।